बुआ जी दूसरे दिन भी घर नहीं गई। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो और चंदर की ओर संशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो, तू तो एक दिन और आए रहे हो, बीए में पढ़त हो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भई तो को देख के। हाँ तो सुकूल, वे अपने भाई से बोली। फिर यही ठीक होई, बिनती का ब्याह टाल देव और अगर ई लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह आषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा ना ही लगत, ठूठ ऐसी बिटिया सूनी मांग लिए छररावा करत है एहर ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो, घर वाले कुछ ऐतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वाले से का करे है तो को, लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है और लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननद की धौंस। हम पत्री मंगवाए दे थे, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर विनती के बारे में का कहत हो, अगहन तक टाल दिया जाए ना? बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम तो इन जूता पिटऊ बड़कनों से कह दियो, आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत हैं। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी वह अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा। तो मेहनत बहुत कर रहे होगे, कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म होने रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? चाय बनवा लो? लेकिन सुधा तो है नहीं। और नहीं महाराजिन, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदर ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वही गई है विनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देखाऊंगा।
फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डायरेक्टर मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाएगी। बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब स्वर में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ने जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना कि अब शादी अगहन पूस के लिए टाल दें। पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बातें कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वह एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो रहा था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदर रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत वरबत कुछ मिले तो जो पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ई 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर के शरबत तो उलैचे लई हैं। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते थे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावें, आप बहुत सत्कार किए, हम यहीं से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़के के मामा हो, और शादी ब्याह में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ी मिलाई है न कि बर पक्ष और कन्या पक्ष दुयन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं तौन कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार सार लड़का के मामा जौन है तौन डाक घर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने बड़े गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रख कर जाड़े में रख दिया जाए तो अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा। और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गरम साड़ी जाएगी, और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोजना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह सब स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में अटकाया और अपनी गठरी उठाकर हाथ में बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चली अब, और ई रुपया लड़की को दे दियो। अब बात पक्की है,
और अपने टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकालकर और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा, आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ थर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, ये दे गए हैं तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब ले लें को तैयार हैं, और दैत के दाई पेटा पिराता है जूता पिटाऊ का। अरे राम चाही तो जमदूत इलिहास के बाटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई हैं। चंद्र हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, बहिन तक बिनती का पता नहीं, और वो तुर्कन मलेच्छन के यहाँ कुछ खाई पी ली तो हमरे यहाँ गुजारा नहीं होगा। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा के सहपाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारित हई। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंद्र को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के, कुछ खाए का दे। नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बातें करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतने कटु क्यों हैं? इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतारकर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाए के, कुछ खाए तो नहीं रहे हो। इतनी देर कहाँ घूमती रही हो? हम खूब अच्छी तरह जानित हैं तो हमार नाक कटाइन के रहबो, पतुरियन के ढंग सीखे है। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंद्र क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंद्र को जाने कैसा लगा होगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंद्र को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा चुपचाप, अब आगे भी इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम हो गया। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसी पड़ी हो? अच्छा तुम चंदर। बिनती उठो, उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निचेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रोने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए, घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसके ये मतलब नहीं है कि अब तुम इस बेचारी पर भी रौब झाड़ने लगोगे। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूंगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभाह न वैसे निभाह। ये सब कुछ हम नहीं जानते, क्यों रो रही है यह? सुधा धमकी के स्वर में बोली। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंदर बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना, इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंस कर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं?
सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर, पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे? उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो, अभी हम इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिनती की ओर बढ़ाते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटी हो गई। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिनती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी, अब रोगी। अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिनती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिनती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ए चंदन, वो गेसू का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बहुत नाजुक, बड़ी बोलने वाली है, और बिनती और फूल का खूब जोड़ मिला, दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो जल्दी बताओ। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंदर ने कहा। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गाय खरीद ली है। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तिहान है, पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आएंगे तुम्हें। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयां थी, सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी। अब दोहराना है। लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ना है। अच्छा, अब हम चले। अरे बैठो, फिर जाने कितने दिन के बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदन उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। बिनती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट देना तो देखेगी तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदन को याद आ गया, अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था, कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर, चुप क्यों हो? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सोनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसे पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट है, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा था। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी।
नहीं, यह कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह से देख रहा है। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांसें बैठने लगी। चंदर, और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी ले आओ तो। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अब भी वह मुलायमियत नहीं आ पा रही थी। वह पानी लेने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों से दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंदर की नहीं थी। न जाने कहां से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती, जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे यही, मुटकी कहीं की, खा खाकर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं कि किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर या बिनती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल गया है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी। खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दें, चंदर बात बदल कर बोला।
पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था वो किस्सा झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आएं। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ है क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धिसागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां न हो तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दो कि हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है, चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही।